हाय स्टूडेंट्स, केडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटे पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर दी थी। तो आज हम यूनिट नंबर 3 लेकर आए हैं जिसका नाम है धातु अधातु। ठीक है बेटा। तो धातु अधातु में हमें पढ़ना क्या है। धातु अधातु में सबसे पहली बात तो ये है कि बेटे जो धातु होती हैं उनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि आप लोग 9th क्लास में धातु अधातु के बारे में पढ़ कर आए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग धातु अधातु के बारे में यहाँ पर और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। अगर मैं पहली बात आपसे कहता हूँ कि जो धातु होती हैं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं बेटे, चालक होती हैं। पहली बात, अगर ऊष्मा विद्युत की क्या होती हैं, धातु चालक होती हैं। तो एक मिनट ज़रा, मैं उससे पहले भी एक बात कर लेता हूँ आप लोगों से कि बेटे आपने पहला दूसरा चैप्टर पढ़ लिया है। उसको पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है बेटे, तो अच्छे से अपनी तैयारी करना और जुड़े रहना। मैं जैसे ही आपके चैप्टर क्लोज करा दूंगा सारे, तो उसके बाद मैं आपका पेपर पैटर्न लेकर आऊँगा और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बेटे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ अगर आप लोग केमिस्ट्री का पेपर कर रहे होंगे तो वहाँ पर फुल मार्क्स लाएंगे आप, ताकि आप फुल क्वेश्चन करके आएँ, वहाँ पर फुल मार्क्स लाएँ। मैं ऐसा आपको क्या दिखाऊँगा, पेपर का पैटर्न दिखाऊँगा। ठीक है बेटे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे से पढ़ें। ठीक है बेटे। तो चलो अब मैं वापस आता हूँ वहीं पर। तो मैं कह रहा था अभी धातु के जो गुण होते हैं, कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग मान लो आपके घर पर क्या है, खाना बन रहा है, किसी पात्र के अंदर खाना बन रहा है। मान लो आपके घर पर क्या है, एक भगोना है, किसका बेटे, सिल्वर का। ठीक है। आपने क्या किया है उसको, या एल्यूमिनियम का मैं बोल सकता हूँ, किस पर रखा है, आपने चूल्हे पर रखा है। तो आप क्या देखते हैं, जिस उस पात्र के अंदर जब आप कुछ चीज़ गर्म करते हैं तो आपने देखा है कि गैस का जो गैस की फ्लेम होती है वो कहाँ लगती है, उस पात्र के नीचे लगती है। लेकिन हम देखते क्या हैं कि हमारा सारा पात्र क्या होता है बेटे, गर्म होता है। उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वो ऊष्मा का क्या है, चालक है। बिल्कुल सही बात। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरी धातु होती हैं वे ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं बेटे, चालक होती हैं। क्योंकि हमने देखा है जो हमारे घर पर वायरिंग होती है तो उसमें जो वायर गिरता है तो उसमें कॉपर का तार होता है। ठीक है बेटे। अगर कॉपर चालक नहीं है तो हम क्यों यूज़ करें। तो हम कह सकते हैं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं, अच्छी चालक होती हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें किसकी भाई, कि धातुओं पर एक विशेष चमक होती है। क्या होती है बेटे, धातुओं पर एक विशेष चमक होती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। आपने देखा है आपके घर पर बर्तन ही मान लो, चलो मैं कहता हूँ सिल्वर का मतलब एल्यूमिनियम का बर्तन है आपके यहाँ पर, तो आपने देखा है जब आप उसको मांजते हो तो पहले तो तुमने देखा है वो हल्का काला काला सा रहता है, लेकिन जब आप उसे मतलब तगड़ा करके रेगमार से करोगे तो उसके अंदर क्या एक विशेष चमक दिखाई देती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है बेटे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, धातुएं क्या होती हैं बेटे, सामान्य या कमरे के ताप पर क्या होती हैं बेटे, ठोस होती हैं। क्या होती हैं बेटे, ठोस होती हैं। लेकिन याद रखना एक धातु ऐसी होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो कौन सी है भैया, मरकरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पारा जिसे बोल देते हैं, Hg उसका संकेत होता है। ठीक है बेटे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, धातु कठोर होती हैं। बिल्कुल सही बात है भैया, कठोर तो होती हैं। हम लोग धातु का बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं तोड़ने फोड़ने में। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात। लेकिन याद रखना कुछ धातुएं बेटे ऐसी भी होती हैं, वो इतनी मुलायम होती हैं कि उन्हें चक्कू से भी काटा जा सकता है। ठीक है बेटे। धातु के गलनांक क्या होते हैं भैया, उच्च होते हैं। आपने देखा है अगर आप धातु को क्या करो, आग में डाल दो तो आपको दिखाई देगी, लाल तो पड़ जाएगी, आयरन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कभी आपने पिघलती हुई नहीं देखी होगी क्योंकि आप इतना ताप पैदा कर नहीं सकते वहाँ पर। ठीक है बेटे। उसके बाद अगर हम बात करें, क्या धातु जो होती हैं, जब धातु किसी धातु की सतह पर या किसी सतह से टकराती हैं तो एक आवाज़ उत्पन्न करती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ध्वनिक या सोनरस बोलते हैं, सोनोरस। ठीक है बेटे। तो आपने देखा होगा आपके स्कूल में जो वैल बजती है, उस वैल की आवाज़ जो होती है कितनी दूर तक जाती है। ठीक है, वो किसके कारण, ध्वनिक के कारण जाती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्या अधातु के बारे में, अगर हम बात करें, चलो अधातु के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम धातु कंप्लीट करते हैं बेटे। तो हमारी यूनिट 3 है, चैप्टर का नाम धातु अधातु है। तो जिसमें पहला ही पॉइंट क्या है बेटे, धातुओं में एक विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है। धातु कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस होती हैं। लेकिन याद रखना कमरे के ताप पर ठोस है, मैंने अभी बताया था। मरकरी क्या है, एक द्रव धातु है, तो इसका मतलब क्या बना, ये एक अपवाद बना। चलते हैं फिर नेक्स्ट भाई। धातुएं कठोर होती हैं। सब धातुओं की कठोरता क्या होती है बेटे, ध्यान रखना अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि सब धातुएं एक जैसी कठोर होती हैं। कुछ धातुएं क्या कम कठोर होती हैं, कुछ ज़्यादा कठोर होती हैं। ठीक है बेटा।
चलिए नेक्स्ट कह रहा है, ये अपवाद कह रहा है। अपवाद का मतलब मैंने भी बताया था अभी, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ऐसी 4 धातुएं हैं, इतनी मुलायम है कि इनको किससे भैया, चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है बेटे, धातुएं आघातवर्धीय होती हैं, इनको पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। बिल्कुल सही बात है भैया, ध्यान रखना। सोना और चांदी 2 ऐसी धातुएं हैं जिनकी बहुत महीन पतली चादर बनाई जा सकती है, परत बनाई जा सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, धातु के पतले तार खींचे जा सकते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं बेटे, तन्यता कहते हैं। तन्यता का मतलब होता है जिसके तार खींचे जा सकें। और ध्यान रखना, सोना इतना तन्य होता है जिस 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तक तार बनाया जा सकता है। ठीक है बेटे, यहाँ पर लिखा भी है 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं हम। ठीक है बेटे, ध्यान रखना। आघातवर्धता एवं तन्यता के गुणों के कारण, ये नोट पॉइंट है, ध्यान रखना, कारण हम धातुओं को क्या कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार आकार दे सकते हैं। इसीलिए तुमने देखा है ज़्यादातर हम लोग सोना चांदी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं आभूषण बनाने में। ठीक है ना, कौन, हम लोग पहनते हैं ना आभूषण, मतलब मैं तो नहीं पहनता हूँ, पर कुल मिला के बात ये है कि जो फीमेल्स पहनती हैं तो किसके लिए कहाँ से यूज़ किया जाता है, मतलब सुनार जो बनाता है तो सोना और चांदी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, उसके बाद चलते हैं। धातु ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है बेटे, चालक होती हैं। तो ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर लिखा है सबसे अच्छी चालक जो होती है वो कौन होती है, Ag, उससे कम कॉपर, उसके कम कौन सी होती है, एल्यूमिनियम। ठीक है बेटा, तो याद रखना Ag और Au क्या है, बहुत अच्छी क्या होती हैं, चालक होती हैं। नेक्स्ट अपवाद है मरकरी और लेड। मरकरी तो आप जानते हैं, आपके घर पर नहीं, आपकी जो रिफ़िल होती है, आपने कभी किस पेन के अंदर रिफ़िल देखी होगी, जेल पेन जो आते हैं, और उनके रिफ़िल में जो पीछे लिक्विड सा होता है बेटे, वो मरकरी होता है, तो आप देख सकते हैं उसे, इसलिए मैं कह रहा था आपने देखा होगा। उसके बाद मैं करता हूँ लेड की बात। तो लेड बेटे आपके घर में यूज़ होता है, सब दर्पण देखते हैं, ठीक है ना, लेड मतलब शीशा। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, लेड और मरकरी क्या होते हैं, ऊष्मा के क्या होते हैं भैया, अचालक होते हैं। तो धातुओं के गलनांक क्या होते हैं बेटे, उच्च होते हैं। तो ध्यान रखना, 2 धातुएं ऐसी होती हैं हमारी, सीजियम और गैलियम। ठीक है बेटा, सीजियम और गैलियम, इनके गलनांक इतने कम होते हैं, अगर आप इनको हाथ पर रखो तो आपके शरीर के टेम्परेचर पर ये पिघल जाते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद कह रहा है धातु कठोर सतह से टकराने पर क्या करती हैं, आवाज़ उत्पन्न करती हैं, जिसको ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था मेरे धातुओं के करैक्टर। नेक्स्ट मैं जानूंगा अधातुओं के, जरा 1 मिनट इन्हें नोट करो, फिर हम जानेंगे अधातुओं के करैक्टर। ठीक है बेटे, ठीक है बेटा, अधातुओं के भौतिक गुण। तो अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं बेटे, ध्यान रखना, अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती, लेकिन याद रखना एक अधातु ऐसी होती है जो मैंने यहाँ पर लिखा है अपवाद, क्या, आयोडीन। ध्यान रखना, आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या होता है बेटे, चमकीला होता है। नेक्स्ट कहता है कमरे के ताप पर ठोस या गैस हो सकती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखना, कुल मिला के हमारे सारे जितने भी तत्व हैं, मान लो 118 तत्व हैं, उनमें से याद रखना जो गैसें होती हैं वो कितनी होती हैं बेटे, टोटल 11 गैसें होती हैं। ठीक है, तो मैं अधातुओं की बात करता हूँ। अधातु 11 अधातु ऐसी हैं जो क्या होती हैं बेटे, गैसें होती हैं। कुल मिला के बात यह है कि मैं 11 तत्व बोल सकता हूँ, अधातु नहीं कह सकता, कि हो सकता है एक आध उपधातु भी आ जाए, या हाँ उपधातु आ सकती है। तो कुल मिला के बात मैं कह सकता हूँ कि मेरे 11 तत्व क्या होते हैं बेटे, अधातु होते हैं, नहीं सॉरी गैस होते हैं। ठीक है बेटा, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव है। ठीक है बेटा, और एक किस में आया था, धातु में आया था, कौन, मरकरी, जो द्रव के रूप में पाई जाती है। उसके बाद कह रहा है कठोर नहीं होते। क्या नहीं होती, कठोर। हमने पढ़ा था धातु तो कठोर होती हैं, लेकिन ये क्या नहीं होती, कठोर नहीं होती। बेटे यहाँ से आप अंतर भी बना सकते हो धातु और अधातु में, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि धातु अधातु में अंतर क्या है। ठीक है बेटा, तो ये क्या नहीं होती हैं, कठोर नहीं होती हैं। लेकिन कार्बन एक क्या है, अधातु है, और उसका ही एक बेटे क्या है, अपरूप है, और जो है हीरा। क्या है बेटे, हीरा। और हीरा जो होता है, तो यहाँ पर लिखा है हीरा कार्बन अधातु का अपरूप है, और जो क्या होता है, बहुत अधिक कठोर होता है। ध्यान रखना, ये आघातवर्धीय नहीं होती, कैसी होती हैं फिर भैया, भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब है चोट मारो तो बिखर जाएंगी, फैलेंगी नहीं। जैसे क्या हमने कहा था अभी, धातुएं आघातवर्धीय होती हैं, अगर आघातवर्धीय होती है तो उनकी हम क्या बना सकते हैं, बहुत महीन चद्दर बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं, लेकिन इनकी नहीं बना सकते क्योंकि ये भंगुर होती हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद कह रहा है कि ये तन्य नहीं होती। बिल्कुल सही बात है भैया, ये तन्य नहीं होती, इनके तार खींचे नहीं जा सकते। नेक्स्ट कह रहा है ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है बेटे, ये अचालक होती हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा है ये, लेकिन याद रखना
वही बात आ जाती है। कार्बन का एक अप्रूप है बेटे ग्रेफाइट, क्या है? ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूप है जबकि यह धातु है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। यहाँ पर लिखा है अपवाद के रूप में, ग्रेफाइट जो कार्बन का अप्रूप है विद्युत का चालक क्या हो रहा है? विद्युत का चालक होता है। ठीक है बेटा, पी नहीं आएगा, हाँ होता है। उसके बाद चलते हैं हम आगे। इनके गलनांक और कथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। चलो भाई, धातुओं के तो क्या होते हैं भैया? उच्च होते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है। कार्बन का अप्रूप क्या है भैया? हीरा है। और हीरा, कार्बन के अप्रूप बेटे हीरा, ग्रेफाइट, अभी हम आगे पढ़ेंगे होते हैं ये। ठीक है बेटा, तो कार्बन का अप्रूप ही क्या है हमारा? हीरा है बेटे। और हीरे का गलनांक क्या होता है? बहुत उच्च होता है। ठीक है बेटे, उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, तो ध्यान देना, यहाँ पर मैं एक नोट पॉइंट लेकर आया हूँ और इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कह रहा है तत्वों को भौतिक गुणों के आधार पर हम वर्गीकृत नहीं कर सकते। पता क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटे इतने सारे अपवाद निकल कर आ रहे हैं, तो इन अपवादों के आधार पर हम तत्वों को कैसे वर्गीकृत करें? किसके? भौतिक गुणों के आधार पर। तो इसीलिए तत्वों को हम भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत नहीं कर सकते। तो ये नोट पॉइंट डाल लेंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए भाई धातुओं के गुण नोट करो, फिर हम चलते हैं धातुओं के रासायनिक गुण की तरफ। ठीक है भाई, तो हम भी जानेंगे हम धातु के रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है बेटा, धातु के जो रासायनिक गुण होते हैं ये थोड़े से क्या होते हैं भाई? भौतिक गुण से थोड़े क्या होते हैं? अलग होते हैं। अर्थात इनमें हमें क्या करनी पड़ेगी? केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेंगे। और केमिकल रिएक्शन की तो आप शेर हैं भाई, आपको रिएक्शन करनी आती है। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। पहली रिएक्शन सबसे पहले आती है धातुओं का वायु के साथ दहन। क्या बेटे? धातुओं का वायु के साथ दहन। ठीक है बेटा, तो वायु के साथ जो दहन है, हमें वायु के साथ दहन का मतलब है वायु के साथ जलाना है उनको। तो जलाना है तो वायु के साथ दहन करने पर नंबर एक, पहली बात तो मैं कहता हूँ कि जो धातु हैं जब इनको वायु के साथ क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। और मैंने क्या ले लिया है यहाँ पर? वायु। और वायु में क्या होती है बेटे? ऑक्सीजन होती है। तो दहन करने पर क्या देगा ये? धातु ऑक्साइड देगा। क्या देगा? धातु ऑक्साइड। क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल आप इसे पढ़ के आए हैं, मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम के रिबन वाला था, मैग्नीशियम रिबन को जब वायु में जलाते थे तो आपको पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड देता था। तो हम कह सकते हैं धातु का वायु के साथ जब दहन कराते हैं तो क्या देता है बेटे? वो धातु ऑक्साइड देता है, संगत धातु ऑक्साइड। तो मैं कह सकता हूं धातुओं को वायु में जलाने पर, किसमें बेटे? वायु में जलाने पर संगत, संगत का मतलब होता है उसी के समान, जिस जौन सी धातु को हम जलाएंगे, संगत धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ठीक है बेटा, अब कैसे जरा देखेंगे। चलो मान लो लाइक दिस, आपने क्या किया है? मैग्नीशियम ही धातु ले ली है, मैग्नीशियम, और इसको वायु में जला रहे हैं आप, तो क्या देगा पता है आपको? याद होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। तो धातु की वायु में हमने जब दहन किया तो हमारा क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और अगर मैं बात करना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने लिया है कॉपर, कॉपर को जब वायु की उपस्थिति में मैं गर्म करता हूँ, क्या करता हूँ बेटे? गर्म करता हूँ, तो सीधा क्या बनता है मेरा? कॉपर ऑक्साइड बनता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, दो यहाँ लगाएंगे, ये कैसे बना? इसके लिए बता दूँ भाई, Mg पर चार्ज कितना होता है? 2 पॉजिटिव होता है, O पर 2 नेगेटिव होता है। तो पता है आपको क्या बनेगा? MgO बनेगा। ये तो इसके लिए था। और कॉपर पर बेटे आप लोग जानते हो 2 पॉजिटिव होता है, O पर 2 नेगेटिव होता है, तो क्या बनेगा बेटे? CuO बनेगा। तो सीधी सीधी बात हमारे सामने आ गई। तो याद रखना, ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है, तो आपको पता है ये एक्टिविटी आया था रिडक्शन वाले चैप्टर में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले पॉइंट पर, काले रंग का। कैसे रंग का भैया? काले रंग का क्या प्राप्त होता है? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है बेटा,
तो ये काले रंग का कॉपर ऑक्साइड हो गया, जो कब प्राप्त होता है, कॉपर को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। ठीक है बेटे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम की, अगर एल्यूमिनियम धातु को वायु में जलाओगे तो भी क्या प्राप्त होगा, हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। लाइक दिस, एल्यूमिनियम धातु है और इसको हम वायु में जला रहे हैं तो क्या देगा, Al2O3 देगा। मुझे तो पता है लेकिन आपको भी पता है, कैसे जाना आपने, Al पर कितना चार्ज होता है बेटे, 3 पॉजिटिव, O पर कितना होता है, 2 नेगेटिव, तो क्या बनाएगा बेटे, Al2O3। ठीक है, समझ में आता कि रिएक्शन बैलेंस है? नहीं भैया, अभी बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए हमें क्या देखना होगा, यहाँ पर 3 विषम है और यहाँ O 2 सम है। तो सम का मतलब है पहले क्या करना है, हमें विषम को सम बनाना है। 2 तिया 6 हो गए, तो हमें पता है सीधा सीधा 3 दूनी 6 हो जाएंगे, लेकिन एल के कितने हो गए, Al के 2 दूनी 4। ठीक है बेटा, क्लियर। तो अब मैं कह सकता हूँ यहाँ से तो कि मेरा पॉइंट क्लियर हुआ, धातु का वायु के साथ दहन करने पर क्या बनते हैं, हमारे धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। लेकिन बेटे यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनकर आते हैं, क्या ये जो धातु ऑक्साइड बनकर आ रहे हैं तो वो धातु ऑक्साइड कैसे प्रकृति के होते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से क्या बेटे, ये अलग पॉइंट डाल के लिखेंगे इसको, धातु ऑक्साइड धातु ऑक्साइड क्षारकीय, कैसे बेटे, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। कैसे जाना भाई, मान लो हमारे पास कुछ धातु ऑक्साइड लाइक दिस, इनके साथ साथ जैसे MgO है, ठीक है, इसका पता कैसे चलाएंगे हम, क्षारकीय प्रकृति का है। और भी ऑक्साइड हो सकते हैं हमारे पास भाई। मैं अगर ऑक्साइड की बात करूं तो MgO है आपका धात्विक ऑक्साइड, और इसके स्थान पर और भी ले सकते हैं हम, जैसे Na2O है, ये भी धात्विक ऑक्साइड है। K2O है, ये भी धात्विक ऑक्साइड है। ठीक है बेटा, ये धात्विक ऑक्साइड है हमारे, बाकी ये आ ही रहे हैं। ठीक है, Al2O3, ठीक है ना, और जिंक ऑक्साइड है ZnO, तो ये सब क्या है, हमारे धात्विक ऑक्साइड है। ठीक है बेटा, तो मैं बात करता हूँ किसकी भैया, कि जो हम पहले वाला ही जो ऑक्साइड हमारा बन के आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में डालता हूँ तो बेटे जल में डालने पर क्या बनाता है मेरा, Mg, अगर मैं O को जल में घोलता हूँ तो जल में घोलने पर क्या देता है, ये MgOH की होल ट्वाइस देता है। और आपको पता है OH जिसमें आ जाता है वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। अगर बेसिक होते हैं तो मैं कह सकता हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा है बेटे, क्षारकीय है। कैसा है, क्षारकीय है। और क्षारकीय होने के कारण क्या कहूँगा मैं, ये कैसे प्रकृति के होते हैं, धातु ऑक्साइड कैसे प्रकृति के होते हैं भैया, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं बेटे, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है कि हमारे जो धातु ऑक्साइड हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन बेटे अगर हम बात करते हैं किसकी, जस्ट मिनट जरा, ठीक है, तो अब हम जानेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है बेटे वो क्या है, एक क्षारक है। और क्षारक होने के कारण ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी बेटे, क्षारकीय होगी। क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है तो वो कैसा होता है, क्षारक होता है। और क्षारक है तो इसका मतलब क्या है, मेरी मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, मेरा क्षारकीय प्रकृति का है। ठीक है बेटे, और एग्जाम्पल पर हम ध्यान दें, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड की बात करें हम लोग, तो सोडियम ऑक्साइड में अगर हमारा है Na2O, अगर हम इसे जल में डाल रहे हैं Na2O, और इसको हम किस में डाल दें बेटे, जल में घोलते हैं, तो क्या बनेगा मेरा, NaOH बनाएगा। ठीक है बेटा, क्या बनाएगा, NaOH। Na के 2 हैं, H के 2 हैं, तो हम 2 लगा देंगे, O के भी 2 हैं, बैलेंस हो गया। ठीक है, अगर हम K2O को डालते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड को जल में डालें, तो भी क्या देगा बेटा, हमारा KOH देगा। और ये भी क्या है, बेस है। सब लोग जानते हैं ये क्या है, क्षारक है। ठीक है बेटा, और अगर ये भी क्षारक है तो ये भी क्या है मेरा बेटा, ये क्षारक है। ठीक है ना, तो क्षारक होने की वजह से दोनों ही कैसे हैं, अगर हम कह सकते हैं कि दोनों का जलीय विलयन कैसा है, क्षारकीय है। अगर क्षारकीय है तो क्या है, दोनों की प्रकृति कैसी होगी बेटे, क्षारकीय होगी। लेकिन बेटे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है यहाँ पर, जिसे मैं एक नोट पॉइंट मानूंगा, ठीक है,
क्या मानूंगा भाई, एक मैं नोट पॉइंट मानूंगा। और ये नोट पॉइंट क्या है मेरा कि बेटे कुछ ऑक्साइड इसी के अंदर लाइक दिस, जैसे कि हमारा Al2O3, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं मेरा Al2O3 कोमा ZnO जिंक ऑक्साइड बेटे उभय धर्मी ऑक्साइड। कैसे होते हैं बेटे ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। अब उभयधर्मी ऑक्साइड कहते किसे हैं वो समझकर चलना है। कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, ठीक है बेटे। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब होता है, मैं डेफिनेशन दिखा देता हूं, वे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक से अभिक्रिया करके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, ठीक है बेटा, लवण एवं जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। सॉरी बार बार आ जाता है, उभय धर्मी, ठीक है बेटा, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अब कैसे, हमें जरा एग्जाम्पल जानना है। लाइक दिस हमने जो उठाया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड उठाया है। अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की क्रिया किसके साथ कराता हूँ भाई, अम्ल के साथ करा रहा हूँ। तो अम्ल के साथ कराने पर AlCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी बेटे, AlCl3 बनाएगी, और रिमूव क्या होगा बेटे यहाँ से, जल H2O, ठीक है बेटा। अब रिएक्शन क्या बैलेंस है, Al के 2 हैं यहाँ पर, Cl के कितने यहाँ पर 2 लगाता हूँ, O के यहाँ पर 3 है और Cl के क्या है यहाँ पर 3 है, तो हमें यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। Cl के 3 है तो यहाँ 3 लगाया, H के 3 हो गए, O के 3 हो गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 3 दूनी 6, ठीक है बेटा। तो लेकिन रिएक्शन तो अभी भी बैलेंस नहीं है, H के 6 आ रहे हैं, 3 दूनी 6 और Cl के भी 3 दूनी 6 हो गए, तो यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, 6 लाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर, तो ये मेरा क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है बेटे, एक लवण होता है। क्या होता है, लवण होता है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी भैया, एल्यूमिनियम, अगर मेरा पहला टर्म्स तो ये तो किसके साथ रिएक्ट किया, इसने अम्ल के साथ किया। अब ये ही मेरा दूसरे टर्म्स में क्या करेगा, बेस क्या होता है NaOH, और क्षारक के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा भैया, लवण बनाएगा, और वो लवण क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या होगा बेटे, सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, NaAlO2, और प्लस क्या रिमूव करेगा यहाँ से बेटे, जल रिमूव करेगा। क्या रिमूव करेगा बेटे, जल रिमूव करेगा। तो मैं कह सकता हूँ क्या भैया, मेरे जो यहाँ पर बन के आ रहा है NaAlO2, और रिमूव क्या कर रहा है बेटे, जल कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर इसने लवण बनाया, और यहाँ पर भी क्या बनाया बेटे, लवण बनाया। और लवण बनाने के साथ साथ अब हमें ध्यान देना है क्या, अब वे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही क्या मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल के साथ भी और बेटे क्षारक के साथ भी, दोनों के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है बेटे, लवण बना रहा है। क्या रिएक्शन बैलेंस है, NaAlO2, ठीक है बेटा। H के 2 हैं, O का 2 3, हमें क्या करना पड़ेगा, 3 है यहाँ पर, 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही 2 लगाया, Na के डबल हो गए, Al के डबल हो गए, बट O के 2 दूनी 4 और 1 5 हो रहे हैं, या 3 दूनी, ठीक है, 3 और 2 5, 3 O के 2 5, ठीक है। H के 2 हैं, H के 2 हैं, O के 2 दूनी 4 और 1 5, 2 और 3 5, सही है, बैलेंस हो गई, ठीक है बेटा। तो कुल मिला के बात यह आ जाती है हमारी, तो हम कह सकते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड जो होते हैं हमारे, अम्ल एवं क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं बेटे, लवण बनाते हैं। नेक्स्ट, अब हमें जानना है कुछ विशेष पॉइंटों के बारे में, तो ध्यान देना। अब हम यहाँ पर डालेंगे विशेष बिंदु। क्या डालेंगे हेडिंग बेटे, विशेष बिंदु।
तो विशेष बिंदु का मतलब क्या होता है, कुछ विशेष पॉइंट मैं बोल सकता हूँ। अब विशेष पॉइंट मतलब नोट पॉइंट तो बोल देंगे हम लोग, नोट पॉइंट भी बोल देते हैं वैसे, लेकिन विशेष पॉइंट का मतलब यह है कि अब मेरी कौन कौन सी धातु कौन कौन सी धातु वायु के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। तो लेकिन मैं बात कर लेता हूँ पहले एक बार कि जो हमारे पास धातु सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये बेटे ऐसी धातुएं होती हैं जो वायु के साथ इतनी तीव्रता से क्रिया करती हैं कि अगर आप इन्हें वायु में खुला छोड़ दोगे ना तो एकदम क्या करेंगी, आग पकड़ लेती हैं। क्या पकड़ लेती हैं बेटे, आग पकड़ लेती हैं। तो आग पकड़ने के कारण ही क्या है, हम कह सकते हैं तो वायु से बहुत तीव्रता से क्रिया करती हैं। तो हम इन्हें सुरक्षित रखने के लिए या इनकी सुरक्षा के लिए इनको किस में रखते हैं भैया, मिट्टी के तेल में या केरोसिन तेल के अंदर डुबो के रखते हैं। ठीक है बेटा, तो चलो पहले इसे नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट लाइन से विशेष पॉइंट ही लेके आता हूं। ठीक है, बिंदु भाई नंबर 1 देखो, यहां पर ध्यान देंगे कि जो हमारा क्या नाम जी की सोडियम पोटेशियम है, मैंने यहाँ पर लिखा है Na, सोडियम पोटेशियम के संकेत होते हैं। तो बेटे सोडियम पोटेशियम जैसी जो धातु होती हैं ये वायु के साथ क्या है, बहुत तेज़ी से दहन करती हैं। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि वायु के साथ क्या करती हैं, बहुत तेज़ी से क्या करती हैं, अभिक्रिया करती हैं या दहन करती हैं। कैसे करती हैं दहन, कि अगर आप लोगों को इन्हें क्या करोगे, वायु में खुला छोड़ दोगे, ऐसे ही रख दोगे, तो ये तुरंत क्या करेंगी, फायर कैच कर लेती हैं। ठीक है बेटा, क्या कर लेती हैं, फायर कैच कर लेती हैं, तुरंत आग पकड़ लेती हैं। और उस आग पकड़ने के कारण ये जलने लगती हैं। तो इसीलिए हमें इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है कि बेटे इनको केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पर लिया है सोडियम पोटेशियम जैसी धातु वायु में बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं, खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। तो बेटे सुरक्षा के लिए इनको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है या रखते हैं, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, उसके बाद कह रहा है ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। ठीक है बेटा, Mg मैग्नीशियम का संकेत है, Al एल्यूमिनियम का, Zn जिंक का और Pb किसका है बेटे, लेड का क्या है, संकेत है। ठीक है बेटा, या प्रतीक मैं बोल सकता हूँ। तो होता क्या है, इन धातुओं की सतह पर क्या हो जाती है, ऑक्साइड की पतली परत आ जाती है। अब पतली परत आ जाने के कारण, अब देखो ये जल्दी तो है नहीं, मगर ऑक्साइड की जो पतली परत आ जाती है, तो मैं एक बात कहूँ कि ऑक्साइड की जो पतली परत है वो इन धातुओं के पुनः ऑक्सीकरण से क्या करती है, इनकी सुरक्षा करती है। यहाँ पर दिखाया है, यह परत धातुओं की पुनः ऑक्सीकरण से क्या करती है बेटे, सुरक्षा करती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आयरन की, अगर हम आयरन को वायु में जलाएं तो आयरन वैसे वायु में नहीं जलता। आपने लोहे को गर्म होते हुए भी देखा होगा भट्टी वगैरह में। लेकिन अगर हम आयरन चून को जलती हुई लो के ऊपर लेके जाते हैं, फ्लेम के ऊपर लेके जाते हैं, तो बेटे वो जलने लगता है। तो यहाँ पर लिखा है आयरन का दहन नहीं होता, परंतु ज्वाला में आयरन चून डालते ही क्या होता है, तेजी से जलने लगता है। एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, कोपर का दहन क्या होता है भैया, कोपर का दहन नहीं होता वायु के प्रेजेंट में। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, कहाँ शायद हो सकता है एक्टिविटी भी थी ये हमारी, जब कोपर को वायु में जलाते हैं तो कोपर ऑक्साइड की क्या बन जाती है, काले रंग का एक पदार्थ बनता है। तो यहाँ पर लिखा है दहन नहीं होता, गर्म करने पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, किस पर, कोपर के ऊपर। ठीक है बेटे, ये नोट पॉइंट स्पेशल ध्यान रखना, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है ना, Ag और Au अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते। और ये बेटे धातुओं की क्या है, क्रियाशीलता है, सबसे ज़्यादा सोडियम की होती है, उससे कम कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा हमारा एल्यूमिनियम। ठीक है बेटा, और उसके बाद क्या आता है हमारा जिंक। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो कुल मिला के बात मैं कह सकता हूँ आपके सामने कि जो धातु की क्रियाशीलता है ये तो वायु के प्रति कार्य करने की या क्रिया करने की क्या है, क्रम है। ठीक है, घटता क्रम है। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना, सिल्वर और गोल्ड वायु से कभी भी क्रिया नहीं करते, तभी तो हम लोग देखते हैं। हालांकि आपने देखा होगा सिल्वर काला पड़ जाता है, अगर अच्छी क्वालिटी का सिल्वर नहीं है तो वो काला पड़ता है। ठीक है बेटे, चलिए, यह गोल्ड भी, वो भी हो सकता है गोल्ड भी। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, अगला पॉइंट हमारा आता है किसके साथ भैया, जल के साथ अभिक्रिया। पहला रासायनिक गुण हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा रासायनिक गुण चलता है धातुओं की जल से अभिक्रिया। ठीक है बेटा, ये सेकंड मेरा पॉइंट आ जाता है। तो जरा ध्यान से समझ के चलेंगे, धातु जो होती हैं बेटे जल से अभिक्रिया करके, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं इस बात को कि धातु जब जल से अभिक्रिया करेंगी तो पहले धातु ऑक्साइड बनाएंगी। क्या बनाएंगी बेटे, धातु ऑक्साइड बनाएंगी, और साथ में क्या रिमूव करेंगी बेटे, हाइड्रोजन। क्या रिमूव करेंगी बेटे, हाइड्रोजन। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, लाइन के रूप में, धातु जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन क्या करती हैं, मुक्त करती हैं। फिर पुनः धातु ऑक्साइड क्या करेंगे भैया,
जल से अभिक्रिया द्वारा करके क्या बनाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं धातु की जल से जो अभिक्रिया है, तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पहले धातु ऑक्साइड बनाती हैं और फिर क्या बनाती हैं बेटे, धातु ऑक्साइड पुनः जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है बेटे, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, एग्जाम्पल की, तो देखो इसे वाक्य के रूप में तुम स्वयं लिखोगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको। धातु प्लस जल का मतलब ये बात, मतलब लाइन में आप लिख सकते हो कि धातु जल से क्रिया करके ऐसे, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, कर लेंगे खुद। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में मेरा पॉइंट नंबर 1 चलता है, सबसे पहला पॉइंट मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि ध्यान रखना हर धातु जो होती है जल के साथ क्रिया कुछ अलग तरीके से देती है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं पोटेशियम और सोडियम, हमारी एक ऐसी धातु है जो ठंडे जल के साथ भी क्या कर जाती हैं बेटे, अभिक्रिया कर जाती हैं। तो मैं यहाँ पर पहला ही पॉइंट बनाता हूँ एग्जाम्पल में, पोटेशियम एवं सोडियम धातु ठंडे जल के साथ, किसके बेटे, ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। ध्यान रखना बेटे, ये जो टॉपिक मैंने अब तक तुम्हें पढ़ाए हैं, ये आगे चलकर एंट्रेंस एग्जाम वगैरह, जैसे कि मान लो नौकरियों के एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होते हैं बेटे, उनमें भी लॉजिकल अगर साइंस आती है तो यहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाते हैं। ठीक है बेटे, तो ध्यान रखना भाई, इसको बहुत अच्छा टॉपिक है ये, तेजी के साथ अभिक्रिया करती है। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर जो उत्सर्जित हाइड्रोजन होती है एवं उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस तुरंत आग पकड़ लेती है बेटे। क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। और याद रखेंगे अत्यधिक, क्या बेटे, अत्यधिक ऊष्मा क्या होती है बेटे, उत्सर्जित होती है। क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो इसे हम कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, होती है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया भी कहेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये जाती है, तो ये क्या होते हैं, यहाँ से उत्सर्जित जो हाइड्रोजन है, क्या उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस तुरंत आग पकड़ लेती है। ठीक है ना, और अत्यधिक ऊष्मा क्या होती है बेटे, उत्सर्जित होती है, इसलिए इसको ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊष्मक्षेपी और शोषी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पोटेशियम में रह गया भाई। ठीक है बेटा, पोटेशियम सोडियम। चलिए, अब हमें देखना है रिएक्शन के बारे में। बेटे रिएक्शन दो तरीके से, उस पीएमएस की दो तरह से रिएक्शन कराऊंगा। अब आपको जोन सी अच्छी लगे उससे करना। पहले मैं जब पोटेशियम की क्रिया किसके साथ करा रहा हूँ बेटे, जल के साथ करा रहा हूँ, तो पहले मेरा बनेगा पोटेशियम ऑक्साइड और रिमूव होगी यहाँ से हाइड्रोजन। क्या रिएक्शन मेरी बैलेंस है, के 2 हैं तो मुझे 2 लगाने पड़ेंगे। फिर पुनः मैं पोटेशियम ऑक्साइड को उठाऊंगा और किसके साथ दोबारा किससे रिएक्शन कराऊंगा, जल से कराऊंगा, तब मेरा क्या बनेगा, KOH। रिएक्शन बैलेंस है तो 2 मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा, O के 2, H के 2, K के 2। ठीक है बेटे, बैलेंस हो गई। तो ये रिएक्शन मैंने आपको करी है, हालांकि आपकी बुक में इस तरह से रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन मैं आपको सिखा देता हूँ। आपकी बुक में जो रिएक्शन होगी बेटे, उस स्पेशल रिएक्शन को ही मैं लाता हूँ। बेटे यहाँ देखो K2O का एक है, ये एक है। जब रिएक्शन का इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट होता है तो बेटे ये एक तरह से ये इक्वल टू का कार्य करता है, बराबर का कार्य करता है। इस पार्ट को जोड़ लेते हैं और इस पार्ट को जोड़ लेते हैं। तो इसका मतलब जब जोड़ेंगे तो जो चीज़ समान होती है वो कट जाती है। K2O इधर इधर है तो ये मैंने देखो काट नहीं रहा हूँ, बस कैंसिल का चिन्ह ऊपर लगा रहा हूँ स्टार दिखाने के लिए, आपको पता रहना चाहिए कौन कट रहा है बस। तो उठाओ, बाकी इसको जोड़ना शुरू करो। 2K प्लस ये तो क्रॉस हो गया। जल के कितने मॉलिक्यूल हैं बेटे, 1 और 1 2, एरो का चिन्ह। और यहाँ क्या बचा हमारा KOH, कितने बार सी भाई, 2 बार।
और बचा क्या बेटे H2। तो मेरे कहने का मतलब ये था, तो ये मेरी रिएक्शन कैसी होती है बेटे, डायरेक्ट होती है। पोटेशियम जल से क्रिया करके क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है भैया, मुक्त कर रहा है। सेम ऐसे ही कौन करती है भैया, सोडियम करती है। कौन करती है बेटे, सोडियम करती है। Na जब रिएक्ट करेगी किसके साथ बेटे, जल के साथ, तो क्या बनाएगी Na2O, ठीक है, और रिमूव क्या करेगी यहाँ से, हाइड्रोजन। फिर क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 2 लाएंगे। चलो अब दोबारा क्या होगा भैया, मेरा Na2O रिएक्ट करेगा फिर से जल से और रिएक्ट करके क्या बनाएगा NaOH, और रिमूव क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा यहाँ तो रिमूव। ठीक है बेटा, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ऐड करने पर मेरी एक रिएक्शन, मेन रिएक्शन बेटे यही है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर दिखाया धातु जल से क्रिया करके पहले क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड, और फिर पुनः करके क्या बनाती है, धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखो इससे एक क्रॉस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बचा क्या हमारे पास Na प्लस 2H2O, एरो का चिन्ह, क्या बचेगा भैया आगे हमारा NaOH बचा, और साथ में क्या रिमूव हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, तो NaOH जो है, मैंने ये वाली रिएक्शन बैलेंस नहीं की थी, बैलेंस करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि Na के 2 हैं तो 2 लगाना पड़ेगा। अब हमारी रिएक्शन बैलेंस है, तो देखो H के देख लो, चेक कर लेते हैं। सोडियम के 2 हैं, 2 हैं, H के 2 दूनी 4 हैं, 2 और 2 4 हैं, ओके 2 हैं, ओके 2 हैं। ठीक है बेटा, मैंने हालांकि तुम्हें रिएक्शन बैलेंस करनी सिखा रखी है, फिर भी अगर कोई रह जाए तो आप खुद देख लेंगे, चेक करके एक बार उसको। ठीक है, ऐसे नहीं है, आप लोग कुछ अगर गलत हो जाए थोड़ा बहुत तो उसे गलत तार लेंगे। थोड़ा अपने संशय से भी सोचना, क्योंकि हो जाता है कभी कभी पढ़ाते हुए थोड़ा बहुत तो मिसप्रिंट हो जाता है या मिस्टेक हो जाती है छोटी मोटी, तो उनको थोड़ा इग्नोर करना। चले भाई, तो हमने क्या कहा अभी आपसे कि धातु जल के साथ अभी क्रिया करके क्या बनाती है बेटे, धातु ऑक्साइड बनाती है और फिर पुनः क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है। ये तो हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट मुझे जानना है कुछ और धातुओं के बारे में बेटे, जरा से 1 मिनट नोट करो, फिर मैं कुछ पॉइंट्स और लेकर आता हूँ धातु के जल के साथ अभिक्रिया के लिए। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो पॉइंट दूसरा हम डालेंगे, एग्जाम्पल भी मानते हैं, किसकी तरह है भैया, सेकेंड एग्जाम्पल इसका क्या है, जो कैल्शियम धातु होती है Ca, मैं प्रतीक लिख के चल रहा हूँ, कैल्शियम धातु की अभिक्रिया जल के साथ तो बेटे धीमी गति से होती है। किससे होती है बेटे, धीमी गति से होती है, गति से होती है। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना कि यहाँ पर जो कैल्शियम जल से क्रिया करता है तो उससे जो ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है वो उसको जलाने, मतलब हाइड्रोजन को जलाने के लिए क्या नहीं होती है, पर्याप्त नहीं होती है, ध्यान रखना इसीलिए। ठीक है बेटा, तो कैल्शियम जब जल से क्रिया करेगा, अब बेटे ये धातु, ये भी ध्यान रखना, ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है और ठंडा ही जल है। यहाँ पर भी कैसा जल है बेटे, कोल्ड ही वाटर है, मतलब ठंडा नॉर्मल। तो कैल्शियम जल से क्रिया करके क्या बनाएगा, पहले कैल्शियम मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, चलो अब बार बार नहीं करेंगे ऐसे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और रिमूव क्या करेगा बेटे, H2 रिमूव करेगा। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो H के 2 हुए, 2 यहाँ पर, तो क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, तो बैलेंस है। ठीक है, 2 और 2 4, 2 4। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब ये है कि जो कैल्शियम जल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है बेटे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर क्या, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना है ये क्या होता है, जैसे पात्र होता है हमारा, है इसमें हमने घोला, ये वाटर है, तो ये कैल्शियम की जो टुकड़े हैं कहाँ पर तैरने लगते हैं, पात्र के ऊपर इस तरह से तैरने लगते हैं। इसका कारण क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड की सतह पर हाइड्रोजन के जो बुलबुले हैं, गैस के जो बुलबुले हैं, वो क्या हो जाते हैं बेटे, चिपक जाते हैं, और उसके चिपकने के कारण ही ये क्या करने लगता है बेटे, तैरने लगता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या, कि कैल्शियम जल की सतह पर तैरने लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन
गैस के बुलबुले कैल्शियम की, ठीक है बेटा, सतह पर चिपक जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अगला, मैग्नीशियम बेटे। किसका बेटे? अगला पॉइंट लेके चलते हैं तीसरा हम मैग्नीशियम का। तो याद रखेंगे मैग्नीशियम धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है बेटा, अगर ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती तो फिर करती किसके साथ है बेटे? यह है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है बेटा, और एक बात भी और ध्यान रखेंगे, ये भी क्या होता है, Mg भी जल की सतह पर तैरने लगता है। ठीक है, कारण मैंने यहां पे बता दिया है, जो कारण यहां पे है वही कारण ये रहेगा। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कहां पर चिपक जाते हैं बेटे? मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाते हैं। ठीक है बेटा, रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। मैग्नीशियम जब जल से क्रिया करेगा HOH के साथ तो कैसा है भैया हमारा? गर्म। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा गर्म, तीर के ऊपर लिख देता हूँ गर्म। ठीक है बेटा, तो गर्म जल से क्रिया करेगा तो हमें सिंपल सी बात है, क्या है हमारे पास, वही बनाएगा जब जो ऊपर बना रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, रिमूव क्या करेगा बेटे? H2 गैस करेगा। ठीक है बेटा, चलो रिएक्शन बैलेंस है नहीं है, 2 लगा देंगे, अब तो बैलेंस हो गई। ठीक है, ये जाना। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें किसकी बेटे, तो हमारे पास कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो न तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और न ही ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो करती किसके साथ अभिक्रिया है बेटे? भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। क्या करती हैं बेटे? भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर अगला पॉइंट मेरा आ जाता है 1 2 3 4। ठीक है, Al, Zn, Fe। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे Al, Zn, Fe जैसी धातुएं आएगा। ठीक है बेटा, धातुएं न तो ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं न ही गर्म जल से। किससे बेटे? गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं। ठीक है बेटा, ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया करती है ना गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं। तो करती किससे हैं बेटे? भाप से अभिक्रिया करती हैं। किससे करती हैं बेटे? भाप से अभिक्रिया करती हैं। और क्या बनाती हैं बेटे? धातु ऑक्साइड अच्छा नहीं रहेगा, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ये याद रखना बेटे। अब तक क्या बन रहा था? हाइड्रोक्साइड बन रहा था, लेकिन क्या बनाती हैं ये? ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है बेटा, चलो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं किसकी बेटे? एल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ भैया? जल के साथ। लेकिन यहाँ किस स्टेट में होगा? गैसीय स्टेट में होगा, क्योंकि यहाँ तो लिक्विड स्टेट में ही था बेटे, ये सॉलिड में ही था। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पर किस में? ये सॉलिड में रहेगा और वो किस में रहेगा बेटे? हमारा लिक्विड की जगह गैसीय स्टेट में रहेगा। और सीधा क्या बनाएगा बेटे?
Al2O3 बनाएगा और रिमूव क्या करेगा बेटा यहाँ से हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, क्या रिमूव करेगा? हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। क्या रिएक्शन हमारी बैलेंस है? नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पर O के क्या है, विषम है, कितने हैं? 3 है, तो हम पहले 2 लगाएंगे, 2 3 6 हो जाएंगे, तो 3 दूनी क्या हो जाएंगे? 6। 3 OK हुए हैं, नहीं भाई OK। अब यहाँ पर कितने हैं? 3, तो यहाँ पर हमने 6 लगाए, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 लगाए, 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12। ठीक है बेटा, क्या रिएक्शन बैलेंस ज़्यादा कुछ हैवी हो गई है? हाँ, कुछ हैवी हो गई है। अगर हम लोग यहाँ पर 3 ही लगा दें तो 3 दूनी 6। हाँ बेटा, अगर हम यहाँ से इसे हटाएं, इसे भी हटाएं, इसे भी हटाएं, इसे भी हटाएं, तो बेटे इसमें सम संख्या आ रही थी, अभी हमने कुछ ज़्यादा डबल कर दिया। यहाँ पर देखो Al के 2 हैं, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। O के 3 हैं, यहाँ पे हमने 3 लगा दिया, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये होगी बैलेंस। ठीक है बेटा, तो ध्यान देंगे। तो मैंने यहाँ दुगने कर दिए थे, ठीक है, देख लेते हैं चेक करके, क्योंकि मैं 2 से भाग देकर देख रहा था तो सभी कट रहे थे अंक हमारे, ठीक है ना, तो इसलिए हमने कुछ ज़्यादा कर दिए थे, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें किसकी बेटे, आयरन की बात करें, Fe जल से क्रिया करके भी क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना Fe3O4 बनाएगा, ये ध्यान रखना बेटे। और क्या रिमूव करेगा? H2 रिमूव करेगा, तो इसको खुद बैलेंस करेंगे अपने आप, बहुत आसान है, कर सकते हैं। तो ये किस में है? यहाँ सॉलिड में है, और यहाँ कौन सी स्टेट होगी? इसकी गैस ही होगी। ठीक है बेटा, मेन चीज़ क्या है, क्योंकि हम भाप के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, और भाप ही क्या होती है बेटे? हमारी गैस होती है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट मैं बात जान लेता हूँ कि हमारे पास PbAgAu कोमा क्या बेटे? PbAgAu एक होता है हमारा Pt और एक आ जाता है हमारा Cu पर, लेकिन हम छोड़ेंगे, हम Cu लेके चल रहे हैं बेटे। Cu जैसी धातुएं या जैसी धातु ऐसे लिखेंगे, PbAgAu Cu जैसी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है बेटा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो बेटे, ये हमारा था, कंप्लीट हुआ किसका बेटा? एग्जाम्पल सारे मैंने कराए धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट हम जानेंगे धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। चलो मैं इसे रफ कर देता हूँ, उसके बाद दोबारा लेके चलते हैं हम। अभी जरा ध्यान देंगे बेटे, जरा थोड़ी दिक्कत हो गई, वीडियो प्ले नहीं हुई, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने सारा पढ़ा दिया। चलो तो मैंने लिख दिया है, कोई बात नहीं, हम इसे पढ़ा देता हूँ एक बार। धातु के जो रासायनिक गुण हैं बेटे, उसमें हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो तीसरा आता है, धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो बेटे धातु की जो अम्लों के साथ अभिक्रिया है, तो धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? लवण बनाती है। बेटे ये पॉइंट पहला ही है, आप लोग इसको पहले पढ़ के आए हैं, पिछले वाले टॉपिक में हमने पढ़ाया था, जब अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया कराई थी, वहाँ पे हेडिंग थी। ठीक है बेटा, तो धातु अम्लों के साथ करके लवण बनाती है, ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है वो ध्यान रखेंगे बेटे, AgAuPt को छोड़कर लगभग सभी धातु अम्लों से क्या कर सकती हैं? हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं, या मैं कह सकता हूँ अम्लों से अभिक्रिया कर सकती हैं। लेकिन एक विशेष पॉइंट जरा यहाँ पर जरूर ध्यान देंगे, जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो बेटे वो बाकी सभी गैस तो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रही है, मतलब बाकी अम्लों के साथ तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है? उत्सर्जित होती है। लेकिन याद रखना, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, वो हाइड्रोजन को H2O में ऑक्सीकृत कर देता है, इसलिए क्या होता है हमारा जल क्या होता है बेटे? हमारा उत्सर्जित होता है, ना कि H2 उत्सर्जित होता है। लेकिन एक कंडीशन और भी है, मैग्नीशियम जो होता है वो बहुत तनु किसके साथ भैया? HNO3 के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस ही उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो गोल्ड और क्या आ रहा है हमारा, सिल्वर आ रहा है, ये दोनों अम्लों से क्रिया करती नहीं है। लेकिन अगर बेटे क्रिया नहीं करती हैं तो मैं साफ शब्दों में कहता हूँ कि यदि अम्लराज, एक्वा रेजिया अगर इनके सामने आ जाए, और ये होता क्या है? सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का क्या होता है? मिश्रण होता है, और दोनों का रेशो होता है 3:1 होता है, 3:1 होता है बेटे, क्योंकि 3 मोल सांद्र HCl के और 1 मोल किसके? सांद्र HNO3 के लेने के बाद जब हम कहते हैं कि इनकी क्रिया कराते हैं, तो क्रिया कराने पर मतलब इन दोनों के मिलाने पर एक्वा रेजियो बनता है। और अगर हम उसमें गोल्ड या सिल्वर जैसी धातु डाल दें तो बेटे वो क्या हो जाती है? घुल जाती है, और घुलने के कारण क्या होता है? हम कह सकते हैं कि जो भाई सुनार लोग होते हैं वो क्या करते हैं? आभूषणों की जो सफाई करते हैं, ज्वेलरी की, तो वो बेटे इसका ही यूज करते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक
ठीक है, लेकिन नुकसान उसमें हमारा ही होता है। ठीक है बेटा, तो धातु, अगला पॉइंट मेरा आ जाता है बेटे धातु की लवणों के साथ अभिक्रिया। तो सीधी सीधी बात है, ये भी आपने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी है, दोनों अभिक्रिया आपने पीछे पढ़ रखी हैं। तो अधिक क्रियाशील धातु जो होती है वो लवणों से कम क्रियाशील धातु के क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। जैसे लाइक दिस, आपने ये रिएक्शन भी पढ़ी है, बहुत बार ये रिएक्शन आ ली है। ठीक है बेटा, Fe कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, Fe सल्फेट मतलब फेरस सल्फेट बनाएगा और क्या रिमूव कर देगा, कॉपर को रिमूव कर देगा। ठीक है बेटे, तो कुल मिला के मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं क्या बेटे, अम्लों के रासायनिक गुण भी और भौतिक गुण भी। अब हम नेक्स्ट जानेंगे एक अगला टॉपिक जो है हमारा सक्रियता श्रेणी। और बेटे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सक्रियता श्रेणी, ध्यान से समझना उसको। ठीक है बेटा, क्योंकि उससे क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं और उससे एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं फिर।